अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में मैं पॉलिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि ये जो नोट्स है इट इज़ वेरी मच इन लर्निंग फॉर्मेट। मतलब इस नोट से आसानी से चीज़ें याद हो सकती हैं, क्रिस्प फॉर्म में दी हुई है और इसके बाद कोई इसमें फैक्ट जो है वो याद करने के लिए किसी अदर सोर्स को रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इनफ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और उसकी हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आज के टाइम पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से कब कैसे क्या स्टार्ट हुआ, तब जाके आज जिस रूप में दिख रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बना, क्या क्या प्रोसेस हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन से लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, ये सारी चीज़ें हमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलती हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है तो उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो 1928 में क्या हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी और 8 कांग्रेस मेंबर्स थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर उसके बाद 1931 में क्या हुआ कि कराची का जो सेशन हुआ था वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ को लेकर रिजोल्यूशन लिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे वहाँ पर, सबसे पहले किसने बोला कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो 1934 में क्या हुआ, एम.एन. रॉय जी ने आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले दिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। उसके बाद ऑफिशियली डिमांड किया गया सबसे पहली बार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर एक डिक्लेरेशन किया, एक घोषणा की और उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बिना किसी बाहरी दखलंदाज के जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, और जो मतलब इलेक्टेड होंगे लोग वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शन होगा। ये चीज़ 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर जो इंडिया में राज कर रही थी उसने ये आइडिया एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये जो डिमांड था वो एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर 1940 के थ्रू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में क्रिप्स प्रपोजल आया जो कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेकर आए 1942 में। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि एक जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ एक ग्रुप बना हुआ था उस टाइम पर, वो था मुस्लिम लीग। जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग का मानना था कि हमें सेपरेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, एक कांग्रेस वाली और एक मुस्लिम लीग वाली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसने अपना प्लान जो है 16 में 1946 में पब्लिश किया था। इसमें 3 मेंबर्स थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गए, दूसरे स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो गए और तीसरे एवी अलेक्जेंडर हो गए। ठीक है, इसने जो है रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन इसकी जो स्कीम थी, इसने जिस तरीके से स्कीम बनाई थी कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसने मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर दिया। भाई अगर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की हम बात करें जहाँ से मतलब कि सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई, मतलब प्रोसेस आया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी क्या कैसे होना है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 में। इन्होंने क्या किया था, एक बेस बनाया था। किस चीज़ का बेस बनाया था? बेस बनाया था फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या बेसिस होने चाहिए और क्या फिलोसफी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के पीछे, ये सारी चीज़ें नेहरू जी लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे अगर उसकी बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव था कि फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक। इंडिया जो है वो रिपब्लिक होना चाहिए। द आइडिया ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटीड टू ऑल पीपल। जो भी लोग हैं उनको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ देने होंगे। द रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। द स्टेट वुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो स्टेट के लिए बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको उनके जो राइट्स हैं वो स्टेट सेफ गार्ड करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो एक्ट इज अ टेम्परेरी लेजिस्लेचर अंटिल अ न्यू वन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। सम ऑफ द फंक्शंस
इट परफॉर्म एट दिस स्टेज वर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मतलब उस टाइम पर क्या क्या काम किए, रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ में इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको रेटिफिकेशन दिया गया मई 1949 में। फिर नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग जो है 27 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, वहीं नेशनल एंथम और सॉन्ग दोनों 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनी कब थी, नवंबर 1946 में बनी थी, ठीक है, अंडर कैबिनेट मिशन इसकी, वही जो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, उसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी नवंबर 1946 में। और कैसे कैसे सीट्स दी गई थी, एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स कैसे डिवाइड की गई थी, तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस था उसे 292 सीट्स मिली थी, प्रिंसली स्टेट्स को 93 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को 4 सीट्स मिली थी, मतलब टोटल मेंबरशिप 389 की हुआ करती थी, ठीक है। अब अगर एक माउंटबेटन प्लान भी आया था 3 जून 1947, अगर इसकी बात करें तो इसने जो है पार्टीशन कराया था इंडिया का, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर न्यूली मेड पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बना दिया और उसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड की गई, ठीक है। दिस सीज्ड सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, इससे क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कम हो गए, मेंबरशिप भी कम हो गई ऑफ सर्टेन प्रोविंसेस टू बी मेंबर्स ऑफ असेंबली, रिजल्टिंग अ रिडक्शन ऑफ जो टोटल मेंबरशिप थी जो 389 थी वो अब जाके 299 हो गई, 90 मतलब मेंबर्स कम हो गए थे। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में पहले 292 मेंबर्स थे, फिर 229 हो गए, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स में 93 से 70 मेंबर्स हो गए। सीट्स एलोकेशन की बात करें तो सीट्स कैसे दी गई कि हाँ किस पर्सन को कितनी सीट मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स दी गई, प्रोपोर्शन टू दियर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस डिसाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख और जनरल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, क्या था, कैसे बनी थी, तो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, दो इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन इट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब भाई इलेक्शन हो गए तो क्या हुआ, रिजल्ट कैसा आया, किस पार्टी को कितनी सीट मिली, क्या हुआ, उसकी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसे 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73, अदर पार्टीज़ जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट सीज और कृषक प्रजा पार्टी और एससीज फेडरेशन, सिख नॉन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबको एक एक सीट मिली। इंडिपेंडेंस जो थे उन्हें 8 सीट मिली, टोटल सीट्स थी 296। अगर कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि जो उस टाइम पर कम्युनिटी थी किसकी क्या स्ट्रेंथ थी, कितनी सीट मिली, तो हिंदू की 163, मुस्लिम्स 80 और एससीज 31 और इंडियन क्रिश्चियंस और बैकवर्ड ट्राइब्स को 6 और सिख को 4, एंग्लो इंडियन और पारसीज 3, टोटल 296। कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि जो कमिटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कैसी कैसी थी। देखो एक मेजर कमिटी थी और दूसरी माइनर कमिटी थी। जो मेजर कमिटी थी उसमें टोटल 8 कमिटीज़ थी, कमिटी और उसके चेयरमैन ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जो मेजर कमिटी थी ये लर्निंग फॉर्मेट में नोट्स है, इसमें क्या है कि जो कमिटीज़ हैं उन्हें भी सब सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है कि जिससे याद करने में आसान रहे ये चीज़। जैसे कि पर्सन वाइज अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी को 3 कमेटी मिली थी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर एससीज नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। अब वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो इनको 2 कमेटी मिली थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। B.R. अम्बेडकर जी की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी हो जाती है क्योंकि जो है इसी से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हुआ है, ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोल प्ले करती है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो इनको भी 2 कमेटी मिली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। और अगर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इस कमेटी को भी 5 सब कमेटी में डिवाइड किया गया, जिसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो 5 सब कमेटी इसकी थी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, और एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, ये सारी कमेटी थी और इनके भी अलग अलग चेयरमैन्स दिए हुए हैं।
माइनर कमेटी की बात करें तो टोटल 15 माइनर कमेटी थी। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस की जो कमेटी थी वो जीवी मावलंका जी के हाथ में थी, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी जी के हाथ में थी। पतबी सीतारमैया जी के हाथ में 2 कमेटी थी, हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो इनके पास भी 2 कमेटी थी, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी की बात करें तो इनके पास भी 2 कमेटी थी, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और एक क्रेडेंशियल कमेटी। ठीक है, वैसे ही करके और भी आगे इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती हैं, एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, प्रेस गैलरी कमेटी, कमेटी टू एग्जामिन इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविंसेस। ठीक है, अब स्टार्टिंग हो गई भाई। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी हैं इन्हें टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया गया, और उस टाइम जो मीटिंग हुई थी वो सिर्फ 211 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, और एस सी मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। एच.वी. आयंगर सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी.एन. राव लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, और बी.एन. राव ने ही प्रिपेयर किया था इनिशियल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रेम बिहारी रायजादा जी कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, और नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई किया। हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी वसंत कृष्णन वैद्य जी ने की थी, और एलिफेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल लिया गया। एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है, वो आ जाती है। ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947। 7 मेंबर्स थे, B.R. अम्बेडकर जी, N.G. आयंगर, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णमाचारी। 2 चीज़ें इसमें याद रखने वाली क्या हैं कि एन माधव राव जी के पहले कोई और था, B.L. मित्तर जी, उनको जो है एन माधव राव जी ने रिप्लेस किया क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से रेजिग्नेशन दे दिया था। टी कृष्णमाचारी जी ने रिप्लेस किया D.P. खैतान को क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फाइनल रीडिंग कब, मतलब फाइनल रीडिंग किस दिन की गई? 4 नवंबर 1948 को फाइनल रीडिंग की गई। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग की बात करें तो फर्स्ट रीडिंग हुई थी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, फिर सेकेंड रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, थर्ड रीडिंग हुई 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ड्राफ्ट पास हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनैक्टमेंट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है इसमें सिग्नेचर्स हुए मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के। ये डेट प्रियम्बल में भी मेंशन है, ठीक है। द डेट ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात प्रियम्बल में मेंशन है। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 395 आर्टिकल स्टेट शेड्यूल। प्रियम्बल जो है बाद में बनी। कुछ आर्टिकल्स जो थे 395 आर्टिकल्स में से जो मतलब इम्पॉर्टेंट थे कि हाँ ज़रूरी भी था कि मतलब उन आर्टिकल्स को वहाँ पर फोर्स में लाया जाए, 26 नवंबर 1949 को उसी दिन लाया जाए। तो उसमें टोटल 15 आर्टिकल्स थे जिनको उसी टाइम पे फोर्स में लाया, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 388, 366, 367, 379, 380 और 391, 92 और 93। 4 प्रोविज़न थे, उन्हें भी लाया गया उसी टाइम पर। सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे, उसी टाइम पर लाना था, तो ये उसी टाइम पर ले आया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, 284 मेंबर्स ने साइन कर दिया था। उसके बाद असेंबली खत्म हो गई, असेंबली सीज टू एग्जिस्ट फोर्स। फिर 26 जनवरी 1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन टू बी एप्लीकेबल एंड अ न्यू पार्लियामेंट गिवन वे इन 1952। उस टाइम पे सुकर्नो वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 1950। जो ओरिजिनल कॉपी है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रिजर्व करके रखी गई है। इन्फ्लेटेड ग्लास का एक केस है, उसके अंदर प्रिजर्व करके रखी गई है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। इन्फोर्समेंट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर प्रोविजंस, तो वही मैंने बताया कि केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कमेंसमेंट रिपब्लिक डे, ये क्यों मनाया जाता है, मतलब क्यों 26 जनवरी को 1950 को लिया गया एज आ जो है रिपब्लिक डे के रूप में, क्योंकि इसी टाइम पर
क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। रिजोल्यूशन जो था लाहौर सेशन का दिसंबर 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी को देखते हुए जो है पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था 1930 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में, अगर इसकी बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, और टोटल इसमें 11 सेशन हुए, 165 दिन लगे, ठीक है। और 114 दिन उसमें से 165 में से सिर्फ कंसिडरेशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे स्पेंड किए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, कि विमेंस का रोल था कि नहीं था, क्या था, कौन मेंबर्स थे, कितनी विमेंस थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में किन विमेंस का कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल 15 विमेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अगर उनकी बात करें तो अम्मुन स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल और दक्षिणी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, मालती चौधरी, लीला रे और कमला चौधरी। ये हो गई हमारी बात मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा अवेलेबल। ये बाकी सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, लर्निंग फॉर्मेट में है, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट।